हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। आज परसेंटेज का पार्ट थर्ड होगा। पार्ट टू यानी पार्ट वन में जितने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग बता चुके हैं। ये सब क्वेश्चंस हम लोग बना चुके हैं। बढ़ जाता है, घट जाता है, उसी टाइप पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग को पढ़ना है इस क्वेश्चंस को। आज परसेंटेज के उन सभी महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन सभी कवर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग यूथ पब्लिकेशन का बुक जो रेलवे एग्जाम एनटीपीसी और CBT2 और ग्रुप डी दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। उन सभी क्वेश्चंस यानी यूथ पब्लिकेशन और परसेंटेज से जितना क्वेश्चंस दिया है उन सभी क्वेश्चन में सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट करूंगा और सभी टाइप के क्वेश्चंस को आपको कवर कराऊंगा, जिससे आपको क्या होगा कि सभी क्वेश्चंस को न बना करके केवल इन टाइप के क्वेश्चंस और जो मैं PDF प्रोवाइड करूंगा उनको अगर आप बना लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 25% घटा दिया जाता है तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन कल भी बताए थे। सबसे पहले जानना है क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये तो बात जानते हैं। अब देखिए, कह रहा है, इसको थोड़ा पतला कर ले जाए। क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना है, क्षेत्रफल कांस्टेंट रखना है। लंबाई 25% घटा दिया जाता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी 4 में से 1 घटा देते हैं तो लंबाई पहले अगर 4 था तो अब 3 कर देना है। तो लंबाई 4 था, अब 3 हो जाएगा। क्षेत्रफल को कांस्टेंट रखना है तो चौड़ाई में किस अनुपात में, माने कितना परसेंट वृद्धि करना होगा। हम जानते हैं अगर इसको मान लीजिए क्षेत्रफल कांस्टेंट रखना है, क्षेत्रफल को कांस्टेंट रखना है तो लंबाई जिस अनुपात में बढ़ रहा है या घट रहा है उसके रिवर्स रेशियो में चौड़ाई को चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। यानी लंबाई अगर 4 से 3 हो गया तो चौड़ाई 3 से 4 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि इससे निकाले तो लंबाई गुणा चौड़ाई 12, इससे निकाले तो 4 3 12। यानी आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल कितना बढ़ा है। तो 3 से 4 हुआ, 1 बढ़ा। कितना पर 1 बढ़ा? तो मूल हमारा कितना है? मूल 3 है, यही ना 3 हमारा मूल है। तो मूल पर बढ़ा यानी 3 पर बढ़ा। तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 यानी 33.1/3% हमारा आंसर हो गया। कितना आसानी से आप बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज का मतलब हम शुरू में ही बता दिया अपना कॉमन सेंस। इसमें कह रहा है फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है। जैसे एफ से भी फ होता है, यहाँ पे पीएच से भी फ प्रोनाउंस दे रहा है, यानी पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों में कितना प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए, यहाँ पे पीएच के जगह पर एफ लिखा गया, यहाँ पे पीएच के जगह पर एफ लिखा गया। पहले टोटल कितना अक्षर था? तो 2 4 6 8 10 अक्षर था। 10 में से 2 रिप्लेस हो गया, 8 हो गया, यानी 10 से हमारा घट करके 8 हो गया। तो कितना प्रतिशत की कमी हुई? तो कितना कमी हुआ? 2 कितना पर 10 गुणे 100 यानी 20% हमारा। 2 5 10 5 20 100, 20% हमारा आंसर हो गया। कितना आसानी से बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी उसको ऊपर थोड़ा कर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। उसका आय जितना भी है उसका 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, आय में 12% की वृद्धि होती है, बचत में 10% की कमी होती है, तो खर्च में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। आप जानते हैं इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस, मतलब जितना खर्च होता है उतना और जितना बचत होता है उतना। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर यानी खर्च प्लस बचत, यही ना होता है। अब देखिए, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। मानते हैं 100 रुपये आय है उसका, तो 80 रुपये खर्च कर देता है और 20 रुपये बचाता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो गया, यानी 100 से 112 हो गया, वृद्धि हो जाते हैं। और बचत में 10% की कमी होती है। बचत जो था 20 का 10% यानी 1/2, अब 18 रुपये ही बचत करता है। तो खर्च कितना करेगा? तो टोटल आय में से बचत को बचा लेंगे तो खर्च हो जाएगा। तो 12 में से 8 गया 4 और
10 में से 1 गया 9, यानी 94 रुपया हमारा क्या कर रहा है, 94 रुपया की खर्च हो रहा है। तो खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ इसके बारे में कह रहा है। तो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 14 रुपये का वृद्धि हुआ। कितना पर वृद्धि हुआ, तो 80 रुपये पर वृद्धि हुआ, गुने 100। बस इसको काटिए, 20 चौक 80 और 20 पच्चीस 100, 14 पच्चीस 70/4, तो 17 चौक 68, 17.5 हमारा आंसर हो जाएगा। आसानी से बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो आप जान जाइए, लड़का यानी बॉय गर्ल, लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात परसेंटेज है, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे हम बनाएंगे। 3:2 है, यानी बॉय अगर 3 है तो गर्ल 2 है, इस रेशियो में है। लड़का में 20% की छात्रवृत्ति और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। अगर हम कहें 20% लड़का की छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है उसकी संख्या निकालना है। तब 20% को प्राप्त होता है, टोटल 100% होता है, यानी 80% को नहीं प्राप्त होता है, छात्रवृत्ति नहीं मिलता है छात्रवृत्ति, यानी 80% बॉय को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। और गर्ल में 25% को मिलता है, यानी 75% गर्ल को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। अब इसका 80% और 75% निकाल लेंगे तो बना देंगे। अब मान लीजिए इसको कैलकुलेशन से बचने के लिए आप दोनों तरफ यानी रेशियो में किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं। इसका 80% निकालिए तो 240 स्टूडेंट को 3/24, 240 बॉय को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। और इसका 75% निकालिए तो 75 दूनी 150, यानी 150 को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो टोटल कितना को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, तो जोड़ दीजिएगा, तो 390 को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। 390 को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, कितना स्टूडेंट पर, तो 500 टोटल है, 500 स्टूडेंट पर 390 को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो इसको परसेंटेज में बदल दीजिएगा, तो 000 5 सौ 35 है, 5/40, 78% हो जाएगा। आंसर आ गया, आसानी से बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42 होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यकता है। आप जानिए, इसको आसानी से आप बना सकते हैं, 42% अंक लाना चाहिए। मानते हैं टोटल हम x अंक लाना चाहते हैं, x मतलब कि उसका अधिकतम अंक है, अधिकतम अंक ही पूछ रहा है। तो x का अगर हम 42% मार्क्स ला देते हैं तो हम पास हो जाते हैं। लेकिन अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए वो तो इजी और क्वेश्चन होगा। हम पहले क्वेश्चन थोड़ा सा कर दें, 42% चाहिए, अधिकतम अंक भी दे दिया, अधिकतम अंक 450 है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक की जरूरत है, तो बस अधिकतम अंक का 42%, तो अधिकतम अंक हमारा कितना है, 450 है। तो 450 का 42% मात्र निकाल देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 42% ही तो ईजी है, 5 दूनी 10, 5 9 45 और 2 21 और 21 नवा 9, 9 दूनी 18, 168 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन है, राम एक परीक्षा में, राम जो है कोई परीक्षा देता है, उस परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। आदित्य जो है 45% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए। मानते हैं हम टोटल एग्जाम में जितना टोटल नंबर था x था, अगर x का, अगर राम के बारे में बात करें तो x का अगर 40% प्राप्त करता है तो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी अगर 20 अंक और इसको दे दिया जाए तो पासिंग मार्क आ जाएगा। यानी यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा हो गया पासिंग मार्क, पासिंग मार्क। अब वही कह रहा है, अगर ये कह रहा है कि दूसरा आदित्य है, आदित्य को 45% अंक प्राप्त होता है और उत्तीर्णता अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त किया है, यानी यक्ष का 45% उसको प्राप्त होता है और लेकिन वह 30% यानी 30 नंबर अधिक प्राप्त कर चुका है, यानी 30 नंबर इसमें से घटा देंगे तो यह भी हमारा पासिंग मार्क हो जाएगा। और दोनों पासिंग मार्क्स, राम हो, आदित्य हो, सोहन हो, किसी के लिए पासिंग मार्क्स जब एक ही पूर्णांक है तो एक ही होगा,
यानी दोनों मार्क्स बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी पासिंग मार्क्स निकाल लिए और इसका भी पासिंग मार्क्स निकाल लिए। अब देखिए x का 40% x का 45%, अगर इसको हम परसेंट मान लें, इसको परसेंट लिख दें, तो इधर आके घट जाएगा, यानी 45x% और 40x%, 5x%, यानी 5% x, यानी x का 5% यहाँ से हमारा निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसको लिखिए देते हैं। यह 20 है, इधर आएगा तो 30 हो जाएगा, तो 30 20 50, यह 45x% है। इधर से प्लस में ही आकर के घट जाएगा, यानी -40x%। तो यहाँ से हमारा 5% परसेंट का मतलब 100 ऑफ x इजकल टू हमारा हो गया 50। तो यहाँ से x का वैल्यू 1000 निकल गया। तो कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक की आवश्यकता थी। तो पूर्णांक हमको मालूम चल गया, तो इससे हम परसेंटेज भी निकाल लेंगे। तो परसेंटेज निकाल लीजिए, इसको थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं। तो देखिए 40% की आवश्यकता था, सॉरी 40% अंक, तो रमेश से ही निकाल लीजिए। रमेश को कितना, x का 40%, यानी 1000 का 40% 400 और प्लस 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 20 अंक छोड़ दिए, तो यह हमारा क्या हो जाए 420 अंक अगर रमेश प्राप्त करता है तो पास हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स कितना है, तो 1000 का कितना परसेंट है 420, तो यहीं से दिख रहा है 42% है। तो 42% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए परसेंटेज शुरू में बता दिए, प्रैक्टिस का चीज है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, हर क्वेश्चन पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कैसे बनाना है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को देखा जाए तो एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक परीक्षा में उसने 40 अंक प्राप्त हुए और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में प्राप्त करने के लिए अधिकतम अंक कितने हैं, यानी अधिकतम अंक परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक मान मैक्सिमम अंक कितना है। तो आपको वही बताएं, अगर x मान लेते हैं तो x का 40% अगर वो मार्क्स लाता है तो 40 अंक प्राप्त हुए। सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन पूछा है परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसने परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किए, मानते हैं वह 40 अंक प्राप्त किया और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 40 अंक और मिला रहता तो पास कर जाता, यानी पासिंग मार्क्स हमारा हो गया 80। यह हमारा क्या हो गया 80 पासिंग मार्क हो गया। इतना तो क्लियर है। कह रहा है 80 यानी 40% प्राप्त करना है, यानी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है। तो यही ना 40% का वैल्यू हमारा 80 हो गया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक यानी पूर्णांक कितना था उसको निकालना, यानी 100% मार्क कितना था। तो 40% का वैल्यू 80, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो 1 4 दूनी 8, तो 2 हो जाएगा। तो अधिकतम अंक कितना है, तो अधिकतम अंक यानी 100%, तो 100% का वैल्यू 200 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा 200। कितना इजी से आप बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसलिए मैथ एक प्रैक्टिस है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु के लागत मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% कम कर दी गई, तो कुल वृद्धि या कमी के परसेंट ज्ञात करना है। आपको हम दोनों मेथड बता दिए थे, फ्रैक्शन निकाल करके भी बता दिए थे और डायरेक्ट a + b + ab का भी फॉर्मूला बता दिए थे। यह हमारा पूर्णांक है 10% है, 10% है, तो आराम से इसको a + b + ab बटा 100 कर सकते हैं। तो एक बेर वृद्धि हुआ है और एक बेर कमी हुआ है, यानी 10 - 10 -10 × 10/100 करेंगे तो 1% की हमारा कमी हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको ऊपर कर दीजिए। यदि एक व्यक्ति के वेतन पहले साल 11% बढ़ता है, दूसरे साल 11% घट जाता है, तो प्रारंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। सेम क्वेश्चन है, a + b + ab बटा 100, यानी कमी होगा
एक बार बढ़ रहा है घट रहा है, -1.21%। इस टाइप के कई को क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इस पर समय देना नहीं चाह रहे हैं। क्या कि 11 पहले बढ़ रहा है तो एक बार 11 फिर घट रहा है तो -11 इंटू 11/100 कीजिएगा तो यह कट जाएगा 121/100 माइनस में आएगा, यानी -1.21। अब माइनस दर्शाता है कि कमी हुआ है तो कमी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कर एक त्रिभुज की ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया गया और क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो गई, तो आधार में कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही ना होता है हाइट, ऊंचाई को h लिख दिए। 1/2 हमारा कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है, यानी क्षेत्रफल जो है आधार और ऊंचाई के जिस रेशियो में चेंज होगा वही होगा। तो कह रहा ऊंचाई 40% बढ़ा दिया गया, 40% का वैल्यू हम 2/5 आपको बताए हुए हैं, 2/5 रेशियो में निकालिएगा तो, यानी पहले ऊंचाई 5 था, अब करके 7 कर दिया गया, तो 5 से 7 हो गया। क्षेत्रफल कह रहा है 60% की वृद्धि हो गई, 60% का मतलब 3/5, क्षेत्रफल 5 से बढ़ के 8 हो गया, क्षेत्रफल 5 से बढ़ के 8 हो गया। तो आधार में किस रेशियो में चेंज होगा, तो रेशियो बनाने के लिए हम आपको बताए हैं, अगर मान लीजिए क्षेत्रफल बटा ऊंचाई कर देते हैं तो हमारा आधार नहीं निकलेगा, क्षेत्रफल इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, क्षेत्रफल भागा ऊंचाई इक्वल टू आधार, यानी क्षेत्रफल बटा ऊंचाई में जो रेशियो होगा वही रेशियो हमारा आधार का रेशियो होगा। तो आधार का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल 5/5 रेशियो 8/7 कर देंगे तो निकल जाएगा, यानी यह तो 5/5 कट जाएगा, यानी हमारा रेशियो 7 से 8 करना होगा, यानी आधार जो है किसमें वृद्धि करना होगा, तो 7 से 8 करना होगा। तो कितना वृद्धि करना होगा 1 का, कितना पर, तो 7 का इंटू 100, 1/7 का वैल्यू होता है 14.28%, यानी 14.28% हमारा क्षेत्रफल में वृद्धि करना होगा। इससे आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और इतना परसेंट माने 35,640 वोट से चुनाव जीत गया, तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या कितनी थी यदि कोई वोट अमान्य, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जिनकी अवैध वोट पर भी होगा, लेकिन इसमें कोई वोट अवैध नहीं है। तो मानते हैं एक उम्मीदवार को 62%, मान लेते हैं 2 उम्मीदवार उठा हुआ है, 2 ही उम्मीदवार पर यह क्वेश्चन दिया है, कभी कभी 3 उम्मीदवार, कभी कभी 4 उम्मीदवार पर भी देता है, अभी 2 उम्मीदवार पर दिया है। अगर ए को 62% मत प्राप्त हुआ है तब बी को कितना परसेंट मत प्राप्त हुआ होगा, 38% मत प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि टोटल मत 100% होता है, यानी कोई भी संख्या 100 में होता है, तो बी को 38% मत प्राप्त हुआ होगा, वह इतना वोटों से विजयी हुआ, यानी इन दोनों का अंतर जो है, जीतने वाले को हारने वाले से कितना परसेंट अधिक वोट मिला, तो इसको घटा देंगे, यानी 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, 24% का ही वैल्यू हमारा दिया गया है 35,640, यही ना, जिस अंतर जीतेगा किससे, जितना वोट से जीता होगा, जितना वोट का अंतर होगा उसी वोट से ना वो जीता होगा। मान लीजिए हम एक उम्मीदवार यह है, एक उम्मीदवार यह है, इसको 10 वोट मिलता है, इसको 5 वोट मिलता है, तो 5 वोट से जीता, इसको 90% वोट मिलता है, इसको 80% वोट मिलता है, तो 10% वोट से जीता, यानी जो परसेंटेज है उसका अंतर कर देंगे, उसी वोट से इसको जीता होगा, यानी 24% का वैल्यू इतना है, तो 1% का वैल्यू हमारा 35,640 बटा 24, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, इसको काट दीजिए, 8 से कट जाएगा 4 से काट दीजिए, चाहे पहले 4 6 24, 4 बटे 32, 3 4 9 36, 1, फिर यह 6 से कट जाएगा, 6 1 में 6, 9 1 10, 10 8 18, 6 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 8 24, 3 9 27 और 3 7 21 और 2 से काटिए तो 1 4 8 5, यानी 1485 00
आप काट करके ला सकते हैं, यानी हमारा आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक उम्मीदवार में, देखिए क्वेश्चन ठीक ठाक है। क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजय हुआ। कुल मतों की संख्या, माने कुल मतों में से कुल मतों 56 यानी 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे, तब विजय उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितना है उसको बताना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए टोटल मत कितना है, 5,60,000, उसमें से 15% मत अवैध हो गए। तो वैध मत कितना है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हम बता दिए आपको 3/20 होता है। 3/20 कैसे होता है, कहेंगे 15/100 कीजिएगा तो ये हमारा 5×15 5×20 यानी 3/20। अगर टोटल 20 मत है उसमें से 3 मत अवैध हो गया तो वैध मत की संख्या कितना है, तो 17/20 वैध मत है। उसका 75% वैध मत, माने वैध मत का 75% प्राप्त हुआ है, तो कितना मत उसको प्राप्त हुआ है वही निकालना है। तो इसका 75% हम निकाल देंगे, तो डायरेक्ट 75%। तो देखिए इसको काट दीजिए, 00 से 00, 10 से 10, इसको कीजिएगा तो 2×28 280, और इसमें मल्टीपल कीजिएगा तो इसको कर लीजिएगा 28, 17 और 75, इसको मल्टीपल कर लिया जाए और करने के बाद 35,700 हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीपल बड़ा है इसलिए वीडियो को पॉज करके करती हैं, आराम से कर सकते हैं, और नहीं तो कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको ऐसे करना होगा, 5,60,000 गुणे 17/20 और गुणे इसको भी फ्रैक्शन वैल्यू कर दिए, 25 से 75 और 25 चौको 100। अब यहाँ से मल्टीपल भी करना इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा, देखिए इसमें से हम 00 के हटा करके 100 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। या 20 × 100, 5 यहाँ से कट गया, 4 14 चौको 56 यानी 1400 यहाँ से हो गया। अब 17 × 51, 51 × 51 और 5 5 और 50 25 255, और इसमें से 14 से मल्टीपल कीजिएगा तो आराम से आ जाएगा। 14 × 70 के 0 हाथ में 7, 14 × 70 77 के 7 हाथ में 7, 14 दूनी 28 7 35 35,700। इस तरह से देख ले रहे हैं कि अगर हम इसको फ्रैक्शन में करके लिख रहे हैं तो मल्टीपल भी हमारा इजी पड़ जा रहा है, आराम से मल्टीपल भी कर ले रहे हैं, नहीं तो इससे थोड़ा मल्टीपल भी लंबा हो रहा है। तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकाल करके क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होने वाला है। इन टाइप क्वेश्चंस को भी, या फिर आप उस टाइप के क्वेश्चन जो दशमलव में बहुत बड़ा बड़ा अंक देता है उस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप आसानी से निकाल करके बना सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चीनी की कीमत में 25% कमी होने के कारण 600 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदा जा सकता है। तो इसके पहले भी हम आपको बताए हुए हैं, इसमें भी बता दे रहे हैं, कोई भी चीज में अगर कमी होता है तो आप 600 रुपया में ही 10 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहे हैं, यानी 600 रुपया में 25% की कमी करेंगे तो कितना का अंतर आएगा, तो 600 का 25% यानी 150। यह 150 रुपया का जो अंतर आएगा इसी के कारण हम 10 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पा रहे हैं, यानी 150 में अगर 10 से भागा कर दिए तो 15 रुपया आया। तो 15 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी वर्तमान में है, वर्तमान में 15 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी है। क्वेश्चन पार्ट 1 में भी बता दिए हैं, अगर नहीं समझ में आया तो पार्ट 1 जो नहीं देखे होंगे समझ में उतना नहीं आ रहा होगा तो पार्ट 1 को देखिएगा, नहीं तो इसे भी हम बता दे रहे हैं। किसी भी चीज में मूल्य में जब कमी या वृद्धि हो रहा है तो कितना रुपया पर कितना अधिक खरीदा जा रहा है और कितना रुपया पर कितना डिफरेंस आएगा उसको देख लिया गया। तो 600 रुपया में 25% के हिसाब से कमी आ रहा था, कितना डिफरेंस आएगा, तो 600 का 25% यानी 150 रुपया का डिफरेंस आएगा। और यह 150 रुपया जो अधिक या कम हो रहा है इसी के कारण आप 10 किलोग्राम चीनी अधिक या कम खरीद पा रहे हैं। तो 10 किलोग्राम चीनी अधिक या कम खरीद पा रहे हैं। अगर आपको कहें कि 150 रुपया आपके पास है, 10 किलो चीनी मिल रहा है, तो कैसे किलो चीनी है, तो आप कहिएगा 15 रुपया किलो है, यानी 15 रुपया वर्तमान भाव हो गया। तो चीनी की घटी हुई मूल्य ज्ञात करना है, यानी घटी हुई मूल्य वर्तमान मूल्य ही ज्ञात करना है, तो 15 रुपया आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, पूछता है कि चीनी के वर्तमान मूल्य माने पहले मूल्य कितना था, यानी 15 रुपया आया है कब, 25% कमी के बाद, यानी 75% का वैल्यू हमारा 15 रुपया है। तो 1% का वैल्यू 15/75, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 100। तो इसको काटिएगा तो 25 से 75, 25 चौको 100, 3 5 15 5 चौको 20,
₹20 पहले मूल्य था, अब घट करके ₹15 हो गया है। तो आपको वर्तमान मूल्य पूछेगा तो जो निकाला है वही हो जाएगा, जो बढ़ा या घटा हुआ मूल्य पूछेगा तो फिर आप इसे करके आगे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही उसी टाइप के क्वेश्चन है। संतरा के कीमत में 20% की कमी होने पर ₹54 में 10 संतरा अधिक खरीद पा रहे हैं। तो अब हम करेंगे ₹54 में कितना रुपया के डिफरेंस पड़ेगा कमी के कारण। तो ₹54 का 20% कितना होगा? ₹54 का 20%, 54 दूनी 108 यानी 10.8 रुपया हुआ। ₹54 का 20% 10.8 रुपया हुआ, इतना तो निकाल पा रहे हैं। इसमें ₹10 10 संतरा अधिक खरीद पा रहा है, यानी संतरा के वर्तमान मूल्य कितना है? 1.08 रुपया वर्तमान मूल्य है, यानी घटा हुआ मूल्य यानी वर्तमान मूल्य इतना रुपया है। तो प्रति दर्जन संतरा की कीमत बताना है, तो 1.08 में इधर एक संतरा की कीमत होगा तो 12 से मल्टीपल कर देंगे तो प्रति दर्जन संतरा की कीमत आ जाएगा 12/96 के 6 9 12 का 12 12.96 प्रति दर्जन वर्तमान मूल्य है। वहीं बढ़ा हुआ घटे हुआ मूल्य का होता है, पहले वाला मूल्य का होता है, तो वर्तमान मूल्य हो गया। बढ़ा हुआ का होता है तो फिर ये 80% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू निकाल देते हैं, आराम से आप निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या जो है 62,500 थी। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है 17,576 है, तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी उसके बारे में निकलना है। तो बना दीजिए, देखिए वर्तमान, इससे इसको मतलब ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या इतना दे दिया है तो 3 वर्ष पहले कह रहा है, हरदम 4% बढ़ रहा है। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है, जानते हैं, यानी 25 से 26 हर साल हो रहा है, 25 से 26 हो रहा है। अगर वर्तमान जनसंख्या 17,576 है तो इसके पहले कितना हुआ होगा? तो 25 से 26 यानी उससे पहले जो हुआ ये तो बढ़ के इस रेशियो में जाए, तो घटेगा तो उसके अपोजिट रेशियो में घटेगा, यानी उसके पहले इतना होगा, इसके पहले इतना होगा, और बस इसी को काटिएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। आराम से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाया जा सकता है, आराम से इसको काटिए, 26 से कट जाएगा। चाहे काट ही दीजिए। 13 दूनी 26 और 13 13 का में 13 4 13 39 6 13 5 65 2 13 दूनी 26। इसको फिर काटिएगा तो 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 6 12 26 26 676 यानी 26 25 25 625 इंटू 26। 26 को लिख सकते हैं 625 इंटू 25 प्लस 1। और हम जानते हैं कि 625 को 25 में मल्टीपल करेंगे तो 25 25 125 12 25 दूनी 50 10 60 2 62 के 2 हाथ में 6 25 6 150 6 156 और इसमें 625 जोड़िएगा 0 5 3 6 1 16,350 हमारा हो जाएगा। 16,350 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह काट कर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। कह रहा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाता है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा? तो 10% बढ़ जाता है, यानी पहले 100 था तो अब 110 हो जा रहा है, यानी पहले अगर इसको फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देते 10 से 11 हो जा रहा है। तो अगर वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 था तो 11 हो जाता है किसमें? 10 में, फिर 11 हो जाता है 10 में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 से 110% हो जाता है, यानी 110/100 लिखेंगे तभी हमारा वही आंसर आएगा कट करके। अब इसको काट दीजिए, इसको इससे, इसको माने डबल जीरो को डबल जीरो से 11 ग्राम 121 18 18 का में 18 के 8 हाथ में 1 18 दूनी 36 1 37 के 7 हाथ में 3 18 का 18 3 21, यानी वर्तमान में 21,780 जो होगा हमारा 21,780 लोग हो गए जाएंगे। तो यह कैलकुलेशन है, हल्का सा है, कुछ नहीं है। इस तरह से
एक और क्वेश्चन है, शायद 2-3 क्वेश्चन है और देख ही लिया जाए। देखिए, एक गांव की जनसंख्या जो है 8,000 है। पहले वर्ष 10% की कमी, पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है तो गांव की जनसंख्या क्या है? आप जानते हैं, सिंपली उसी समय से हम लोग बना रहे हैं। अगर किसी चीज का मूल्य 100 रुपया है, पहले 20% बढ़ जाता है तो 20% बढ़ जाता है, यानी 120 रुपया हो जाएगा। क्या कि 20% का वैल्यू अगर 100 से 120 हो रहा है तो 120% हो जाएगा, तो 120% कीजिएगा तो कट जाएगा। फिर 10% बढ़ जा रही है, यानी 110% वैल्यू हो जा रहा है। यही हमारा मान निकलना है। तो कह रहा है जनसंख्या 8,000 है, तो 8,000 है। पहले वर्ष 10%, तो पहले वर्ष 100 था तो अब 110% हो गया। दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाते हैं, यानी 100 से अब 120% हो गया। तो इसी का वैल्यू निकालना है, तो 0 0 0 0 से 00 बस काट दीजिए। 12/96 और 96 और फिर 96, इसको मल्टीपल कीजिएगा। 9 से 15, 5 हाथ में ले 10 56, यानी 10,560 हो जाएगा। 10,560 हमारा जनसंख्या हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इसलिए इस पर ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, यह क्वेश्चन ठीक ठाक है। एक गांव में 40% स्त्रियां हैं। एक गांव में 40% स्त्रियां हैं। स्त्रियों का 70% भाग पुरुष और 50% भाग, सॉरी, स्त्रियों का 70%, अब पुरुषों का 50% भाग विवाहित है। तो गांव में अविवाहित की संख्या कितना है आपको निकालना है। तो हम मान लेते हैं टोटल जनसंख्या 100 है। टोटल जनसंख्या 100 है। तब मेल और फीमेल, मेल माने पुरुष, फीमेल मतलब औरत। 40% स्त्रियां है, यानी 40 स्त्री है, तब मेल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कह रहा है स्त्रियों का 70% भाग, यानी स्त्रियों का 70%, 28 विवाहित है। 28 स्त्रियां विवाहित है। क्वेश्चन जिसे कह रहा है वैसे ही बना देना है। अब 50%, पुरुषों का 50% विवाहित है, तो गांव में अविवाहित की संख्या, तो आप इसको 70% अगर विवाहित है, अविवाहित की संख्या निकालें, 30% अविवाहित है, तो डायरेक्ट हम इसका ही 30% निकाल दे। 30%, तो 4 3 12, 12 ऐसे स्त्रियां होगी जो अविवाहित है, और पुरुषों का 50% विवाहित है, तो 50% ही अविवाहित हो जाएगा। तो अगर इसका 50% निकाल दे तो 30, यह जो है अविवाहित पुरुष हो गया। तो कह रहा है कि गांव में अविवाहित जनसंख्या का परसेंटेज क्या है? टोटल 100 हो गया है। 100 टोटल है, जिसमें अविवाहित कितना है? अविवाहित 42 है। तो इसी का ना परसेंटेज पूछा, 42/100, तो कितना परसेंट होगा? 42% ही हुआ। 42% हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप मिक्स क्वेश्चन भी देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब त्रुटि वाला क्वेश्चन जो है इसके बारे में समझिए। कहता है कोई छात्र किसी संख्या को इतना के बजाय इतना से गुणा करता है तो प्राप्त अंतर में कितना परसेंट त्रुटि होगा निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सही और गलत लिख देते हैं। आपको कितना से गुणा करना था, कोई भी संख्या, मान लीजिए x है, तो x से मतलब नहीं है, उसमें आपको कितना से गुणा करना था? 11/16 से गुणा करना था। लेकिन x में आप कितना से गुणा कर दिए? 7/12 से गुणा कर दिए। तो हमारा अंतर जो आएगा उसको रिस्पेक्ट में इससे हम तुलना कर लेंगे कितना परसेंट कमी या वृद्धि हुआ। तो अगर इसमें अंतर निकालते हैं कितना परसेंट त्रुटि हुआ, तो इसको 16 और 12 का एलसीएम 48 होता है, आप जानते हैं। 16 × 48 यानी 11 × 33x, 12 चौको 48, 7 चौको 28x, यानी 5x/48 जो है इतना त्रुटि हुआ। कितना में त्रुटि हुआ है? हमारा सही कितना था? तो 5x/48 भागा अगर कर देंगे 11x/16, इसमें हम 100 से मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तब देखिए, ये अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, 16 × 48, x से x कट गया और इसको काटेगा। मान लीजिए इसको अगर आप समझने के लिए लिखिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x/48, अब भागा में अगर है 11x/16, तो गुणा में आ जाएगा 16/11x। ऐसे लिख सकते हैं, आपको समझाने के लिए इसको कर दे रहे हैं। बहुत लोग को नीचे से ऊपर काटते हैं तो दिक्कत लगता है। तो 16 × 48, x से x कट गया, यानी 3/33, 3/33, सॉरी ऊपर 5 न है, 5/33 गुणे 100, यही हमारा आंसर। तो आप देखिए अप्रोक्स में निकाल सकते हैं। इसे 500/33 कीजिए तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा।
33 या 99 यानी 3 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। अब 5 3 15, 15 से कुछ ज्यादा का 15.55 इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो अगर त्रुटि वाला क्वेश्चन कहेगा इतना के बजाय इतना से गुणा कर देगा तो पहले सही लिख लीजिएगा और फिर गलत वाला लिख लीजिएगा। कितना के अंतर हुआ वो निकाल लीजिएगा और अंतर को कभी भी सही से तुलना करके माने सही के अपेक्षा कितना परसेंट अधिक लिखा गया कितना परसेंट कम लिखा गया उसको तुलना करके परसेंटेज निकाल लिया जाता है। इस तरह से हम परसेंटेज के उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को देख लिए जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हम इस पर रुकेंगे नहीं। परसेंटेज के और हम आपको बता दें यूथ पब्लिकेशन जो है ना, यूथ पब्लिकेशन का अभी मार्केट में चलन है। जितना रेलवे में एग्जाम हुआ है उन सभी क्वेश्चंस का संग्रह है यूथ पब्लिकेशन में। परसेंटेज का उनमें से सभी टाइप को मैं निकालूंगा और उसको भी यूथ पब्लिकेशन सभी क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन सॉल्व कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। आपके टारगेट 1 मंथ है, 1 मंथ में टोटल यूथ पब्लिकेशन का हम आपको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा यूथ पब्लिकेशन, परसेंटेज, हर टाइप के क्वेश्चन उससे आपको निकाल करके और उसको सॉल्व कराया जाएगा। आप इस सेशंस को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी करते हैं वे इस चैनल के माध्यम से अपने मंजिल को बहुत आसान और बहुत इजी तरीके से मंजिल को पा सकें। धन्यवाद।